Hey guys, what's up? Welcome to the new episode. In this episode, I had an opportunity to talk with Dr. Rahul Kursija, who is a practicing physiotherapist and a chiropractor in my city. And it was a pleasure talking with him. I didn't even notice the time that went on, and we had a great conversation. So stay tuned and get relaxed and watch the following 1 hour of the episode. I hope you guys like it and do the essentials, like, share and subscribe. I'll see you at the end of the video. Okay, thank you for coming on this episode, sir. Thanks for doing this. Schedules are very hectic. तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं. आप ऑडियंस को हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए. माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुर्सीजा. बेसिकली हम फिजियोथेरेपिस्ट और जो स्पेशलाइजेशन है वो स्पाइन में. बैचलर के बाद मास्टर्स जो रहा वो न्यूरोलॉजी से रहा भोपाल से, और ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टिक जो रहा वो क्वालिफिकेशन कनाडा से रहा, जो उसके बेसिक सर्टिफाइड कोर्स होते हैं, मैनुअल थेरेपी जिसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली. तो ये सब वहाँ से रही. वहाँ पे भी रहा मैं काफ़ी समय तक, भोपाल में भी रहा, और लास्ट 12 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ, और जिनमें मैं अलग अलग शहरों में रहा. बॉम्बे भी रहा और कनाडा में भी रहा, और ग्वालियर में भी काफ़ी समय से. अब मेरा जो ये पर्टिकुलर जो रिलीफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक न्यूरो स्पाइन केयर सेंटर है जो ग्वालियर में बेसिकली है, ये मैं अपना स्टार्टअप जो है मैं यहाँ रन कर रहा हूँ, जो हॉस्पिटल रोड पे ही है ग्वालियर में. जी, कितना सर आपको टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए? मुझे लगभग 2012 और 13 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. Got it. So around 12-13 years. आफ्टर बैचलर ही मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रैक्टिस, तो मुझे लगभग 12-13 साल हो गए. फैंटास्टिक सर, थैंक यू. सर मेरे को आपसे डिफरेंस जानना है फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर में. काफ़ी कंफ्यूजन रहता है ऑनलाइन, एंड हाउ डिड यू एंड अप डूइंग बोथ सर? फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक में काफ़ी डिफरेंस है. जैसे कायरोप्रैक्टिक जो ट्रीटमेंट होता है वो बेसिकली 90% और 80% अबाउट जॉइंट्स के सिनेरियो में रहता है. स्पाइन पे बेसिकली अलाइनमेंट बेस्ड ट्रीटमेंट रहता है, और 10% अराउंड अपन मसल पे वर्क करते हैं, नर्वस सिस्टम पे वर्क करते हैं. और फिजियोथेरेपी जो होता है ये बहुत बड़ा एक ब्रांच है. ये एक छोटा ब्रांच नहीं है, बहुत बड़ा ब्रांच है. इसमें बेसिकली फिजियोलॉजिकली पेशेंट को, और मैनुअली, और जॉइंट्स पे, मसल्स पे, रिहैब पे बेसिकली, और इनके जो स्पेसिफिक अलग अलग ब्रांच के अलग अलग फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं. लाइक पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, न्यूरोलॉजी के लिए न्यूरोलॉजी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ऑर्थो के अलग रहते हैं, स्पोर्ट्स के अलग रहते हैं. तो एक ये बड़ा एक ब्रांच है, तो दोनों में डिफरेंस है. गॉट इट. एंड सर आपका रीजन करने का, बिकॉज इट जस्ट ओपन्स न्यू मोर डोर्स. हाँ, ये करने का रीजन बेसिकली ये है क्योंकि लोगों के पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है. जी. ट्रीटमेंट में देखा जाए तो चाहे वो मेडिसिन का ट्रीटमेंट हो, चाहे फिजियोथेरेपी का हो, जी, चाहे कोई भी ट्रीटमेंट हो, पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको अगर कोई तकलीफ है तो वो विद इन अ डेज या उसी दिन या इमीडिएट उसको कोई ना कुछ आराम मिले. तो फिजियोथेरेपी में बेसिकली आराम मिलता है, परमानेंट सोल्यूशन भी मिलते हैं, बट उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि वो एक रिहैब फेज होता है, उसका एक सारी चीजें देखकर हम लोगों को करनी पड़ती हैं. और कायरोप्रैक्टिक में ये रहता है कि पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है. तो ये बेसिक रीजन रहा कायरोप्रैक्टिक का, कि हम लोग उससे इंस्टेंट रिलीफ के लिए पेशेंट जो दर्द में आ रहा है जी, उसको तुरंत आराम भी मिले, और फिर उसको धीरे धीरे फिजियो में गाइड करके उसको परमानेंट वो अपने उसको कैसे कोप अप कर पाए, तो वो सारी चीजें हम उसमें बताते हैं. गॉट इट सर, ठीक है. एंड सर क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करें किसी क्लिनिक या कायरोप्रैक्टर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जिसको कोई जाना चाहता है? जी. तो सर विजिट से पहले क्या हम लोग देख सकते हैं? देखिए, अगर बेसिकली पेशेंट को स्पाइन की प्रॉब्लम है, अगर उसको स्पाइन से रिलेटेड इशू आ रहे हैं जी, तो विदाउट एनी डिले वो कायरोप्रैक्टर के पास जा सकता है. और अगर उसको किसी प्रॉपर रिहैब पे जाना है, जैसे नी का TKR हो गया, घुटना चेंज हो गया, तो अब उसमें प्रोसेस में मसल्स को स्ट्रेंथनिंग से लेकर सारी एक्सरसाइज से लेकर उसकी नी के इन्फ्लेमेशन को कम करना है, सारा एक पूरा कम करना है, तो उसमें अब वो फिजियो के पास जा सकता है. ठीक है. सर पर क्रेडिबिलिटी कैसे चेक होगी? ये हमारा क्लिनिक सही है या ऐसा हम लोग क्या देख सकते हैं? बेसिकली कायरोप्रैक्टिक में देखा जाए तो जितने भी अभी ट्रेंडिंग रील्स चल रहे हैं जी, उसमें काफी, उसमें फनी वे में भी चल रहे हैं, और उसमें माल प्रैक्टिस भी चल रही है. फॉलोअर्स गेन करने के लिए भी वो जो करा नहीं हुआ वो भी वो लोग पोस्ट कर रहे हैं. तो ये रिस्की भी है बेसिकली, क्योंकि अगर आप सर्टिफाइड डॉक्टर से नहीं कराते हैं तो ये काफी रिस्की भी हो सकता है. क्योंकि अगर उसको
किसी डॉक्टर को बेसिक जो डायग्नोसिस का जो स्केल होता है वो एक्सरे का, अगर उसको वही नहीं पता कि एक्सरे कैसे देखा जाता है, बोन की अलाइनमेंट कैसे देखी जाती है, तो वो सेट कैसे करेगा उसको, वो नहीं कर पाएगा। तो माल प्रैक्टिस में ये देखने से पहले डॉक्टर की क्वालिफिकेशन प्रॉपर देखना, और खुद को भी समझ में आता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक रील के चक्कर में जाना, वो मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। मेक सेंस सर, मेक सेंस जी। सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है सर इस प्रैक्टिस को लेके, फिजियोथेरेपी या कायोप्रैक्टिस? मिसकंसेप्शन ये है कि पेशेंट को लगता है कि इससे टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा और परमानेंट नहीं है, जबकि ये वही लोग बोल रहे होते हैं जो 5 साल से उस दर्द की दवा खा रहे होते हैं डॉक्टर के थ्रू। तो इसमें मिसकंसेप्शन ये है कि पेशेंट को पहले उस ट्रीटमेंट की जितनी ड्यूरेशन है उसको वो लेना चाहिए। ज्यादातर पेशेंट क्या करते हैं कि उनको 2-3 दिन में, मेरे पास तो सबसे ज्यादा ऐसे केसेस हैं कि वो 5-6 दिन में दर्द में आराम आ जाता है और वो बिना बताए जो है वो ट्रीटमेंट को ब्रेक करते हैं। तो उसमें दिक्कत ये होती है ना, मैं उनको एक्सरसाइज गाइड कर पाता हूँ, क्योंकि बाद के लिए अगर उस चीज को परमानेंट करना है उसको, तो पूरा स्पेसिफिक आपको पोस्चर क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कैसे सोना है, कैसे चलना है, वो पूरा एक सारा हम लोग बताते हैं कि क्या एक्सरसाइज करनी है उसमें। वो अगर वो पेशेंट वो सारी चीजें फॉलो करेगा तो वो परमानेंट वे में जाएगा। बीच में ही गायब हो जाएगा तो फिर उसको लगेगा कि आराम नहीं है। हाँ सर, मेक सेंस, पर वही है कि लाइक लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है, इसलिए वो मिसकंसेप्शन हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है जी। आजकल सर किड्स में मैंने देख रहा हूँ काफी फुट पेन एंड बैक पेन की शिकायत आने लगी है, आपने भी ये देखा है? हाँ एग्जैक्टली। तो क्योंकि जैसे कि अभी मैंने काफी सारे ऐसे हमारे यहाँ पर भी विजिट्स हुई हैं, और मैंने काफी पहले भी स्कूल्स में भी मैंने जनरल चेकअप के लिए हम लोग गए हैं, तो उसमें हमने ये देखा है कि किड्स में पैरों में दर्द और उनका फ्लैट फुट, ये बहुत बेसिक से कॉमन जो उनको फैक्टर्स हैं जो पैर में दर्द का कारण बनते हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो स्कूल में जो एक जूते का जो क्राइटेरिया है, वो एक बेसिक सा शुरू से चला आ रहा है कॉन्सेप्ट के ब्लैक कलर के आते हैं, वो वही पहनने होते हैं आपको, जो स्कूल के थ्रू बोला जाता है कि आपको ब्लैक कलर के जूते ही गियर करने हैं आप। भले ही वो जूते की क्वालिटी क्या है उससे कोई मैटर नहीं करता। तो ऐसे में अगर बच्चा अपना जो स्टार्टिंग से, अब वो LKG से, नर्सरी से लेकर 12th तक वो जूता पहनता है, अब वो स्टार्टिंग ही उसकी ऐसे हो रही है, और ऊपर से आजकल की जो बच्चों की लाइफस्टाइल है, पुअर न्यूट्रिशन है, पुअर पोस्चर है, उसमें जूता भी गंदा, तो वो ना तो वो रनिंग कर पाएगा, ज्यादा थक जाएगा, पैरों में दर्द बताएगा, आके स्कूल से आएगा तो बोलेगा पैरों में दर्द हो रहा है मेरे, और माँ बाप को लगेगा कि वो उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। बट वो कभी भी ग्राउंड लेवल पर जाकर नहीं देखते कि जो बच्चा है उसको पंजा उसका नहीं देखेंगे, क्योंकि वो इतने अवेयर होते नहीं है। क्योंकि ज्यादातर बच्चों में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसमें ज्यादातर मेडिसिन डॉक्टर्स के पास ही भागा जाता है अगर बच्चे को बुखार आ रहा है तो। बट बेसिक जो उसके जॉइंट्स है, उसके मसल्स हैं, वो कितने ग्रो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पंजा अंदर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चा दर्द क्यों बोल रहा है बार बार, तो वो सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। और ऐसे में फिजिकल थेरेपिस्ट ही काम करेगा, क्योंकि वो ही डायग्नोस करेगा कि इनको फ्लैट फुट है तो इसमें ये वाले शूज पहनाओ। तो बेसिकली इसमें स्कूल्स में स्पोर्ट्स के मेमोरी फॉर्म वाले जो शूज होते हैं, सोल अच्छी क्वालिटी के हों, जितनी क्वालिटी जूते की अच्छी होगी बच्चा उतना एक्टिव परफॉर्म कर पाएगा। तो ये एक रखना चाहिए मेरे हिसाब से। जी 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 जी, ठीक है सर, ठीक है। हम लोग सर, सब लोग सुबह दिन में हमेशा एक बार कोई ना कोई ट्रिक के साथ गर्दन में उठे तो हैं, नेक पेन जैसे, तो फिर सर एक्चुअली हो क्या रहा है उधर? बॉडी में अगर जैसे बॉडी को एक प्लेजर देने के लिए, कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी कई लोग गर्दन को ट्विस्ट कर लेते हैं, कई लोग बैक को ट्विस्ट करने लग जाते हैं। वो एक क्रैक सा साउंड आता है, उससे बहुत सेटिस्फाइंग रहते हैं वो, कि सर हमने ये कर लिया तो उसके बाद हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये लेकिन नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये रहता तो बेसिकली पॉपअप साउंड है, जो कि जॉइंट्स में एयर के थ्रू जनरेट होता है। लेकिन इसमें को बार बार करने से जॉइंट के जो आपस में जो रगड़ खाता है, तो उससे वो इन्फ्लेमेशन भी बढ़ सकता है। जॉइंट को आप एक्सट्रीमली वे में जाके नोच पर उसको ट्विस्ट कर रहे हो तो वो गलत है जी। तो बेसिकली इस तरीके के सेल्फ जो करना गलत रहेगा। और क्लिकिंग साउंड बेसिकली आपको डेफिशिएंसी के कारण भी आते हैं। अगर बॉडी में चढ़ने उतरने में, हाथ को ऊपर नीचे करने में, कंधे में या घुटने में किसी तरीके की आवाज हो रही है जी, तो उसमें आप बेसिकली जो विटामिन के जो बेसिक चेकअप्स होते हैं वो कराएं। हो सकता है आपको विटामिन B12 की, विटामिन D की डेफिशिएंसी हो, जो मोस्ट ऑफ द पीपल को होती है जी। तो वो अगर निकलती है तो उसको पहले थ्रू टू फूड और थ्रू टू सप्लीमेंट्स अपना उसको बैलेंस्ड करना जरूरी है। गॉट इट सर, गॉट इट। हाँ, शूज के बारे में सर बात करते हैं। इतने ऑप्शंस हैं सर मार्केट में, क्या देखना चाहिए एंड व्हाट्स द बेयर मिनिमम जो शूज में होना ही चाहिए सबके पास?
शूज की जो क्राइटेरिया को अगर चेक करेंगे तो कैसे करेंगे जी जूते मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो हर इंसान को, चाहे वो उम्र दराज हो, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, जी तो जितने भी फ्लैट फुटेड शूज रहते हैं जिसमें सोल नहीं रहते, ज्यादातर मैंने देखा है ऑफिशियल जो लोग होते हैं वो लोग लेदर शूज का इस्तेमाल ज्यादा करते जी सर हैं क्योंकि कॉमन उनके है। ऑफिस में वो विदाउट उसके अलाउड नहीं होता। हाँ बट गलती वहीं से शुरू हो जाती है, अच्छा क्योंकि जितना सोल का जो क्वालिटी जो खराब रहेगा, हाँ फ्लैट रहेगा, उतने ही बोन्स पर वेट ज्यादा होगा। जितना वेट ज्यादा पड़ेगा वहां की मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाएगा, जी क्योंकि ज्यादातर लोग एक्टिविटी नहीं करते तो मसल की स्ट्रेंथनिंग उतनी होती नहीं है उनकी, तो जॉइंट्स में पेन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में बेसिकली स्पोर्ट्स के अच्छी क्वालिटी के शूज ही खरीदने चाहिए, जी क्योंकि आदमी जहाँ इतना ऊट पटांग चीजों में एक्सपेंस करता है, तो जूते कम से कम उसको एक अच्छी क्वालिटी के लेने चाहिए जिसके अंदर मेमोरी फोम हो, सॉफ्ट हो। तो वही मैं रिकमेंड करता हूँ ऑलवेज अच्छा हर पेशेंट। सर एनी गो टू ब्रांड्स यू रिकमेंड या फिर लाइक जनरली ये बेसिक चीजें देख जर्नल आप देखेंगे तो मेमोरी फॉर्म में अभी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो हाँ, आजकल nice दे start रहे है, हैं, जी। जो बेसिकली लोग यूज कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से अपने कंफर्ट और बजट के हिसाब से ले सकते हैं। गॉट इट सर गॉट इट। जी। सर डेस्क पे दिन भर लोग बैठे रहते हैं, अब डेस्क जॉब काफी बढ़ गया है तो बैक हर्ट सर जल्दी, बैक पेन सबको होने लगा है, तो सर क्या कर सकते हैं, क्या अवॉइड लाइक कैसे अवॉइड करें? देखिए, अगर आपकी जॉब 9 to 5 की है और आपको ऑफिशियल वर्क है, आपका बैठना ही है सिस्टम पर, जी तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा उसका परमानेंट सोल्यूशन देखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी जॉब है, आप उससे हट नहीं सकते। हाँ और कोई भी डॉक्टर आपको बोल दे कि लॉन्ग आवर सिटिंग नहीं करो, तो वो आप जॉब नहीं छोड़ पाओगे उसके कारण। तो ऐसे में बॉडी को कैसे अलाइन करके रखें, या तो जहां मैं बैठ रहा हूं उसका मैं कैसे सेटअप करूं जो मैं रोज आके बैठना है, क्योंकि मुझे तो मेरा बैक भी हर्ट ना हो। तो ऐसे में पहले तो पेशेंट को ये देखना चाहिए कि मेरी बॉडी का पोस्चर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि अगर उसका पोस्चर गलत है, मतलब अगर वो ओबेज है, अगर वो उसका वजन ज्यादा है, या फिर उसको ऑलरेडी बैक के इशू रहे हैं पहले से ही, जी तो वो सारी चीजें उसको देखनी पड़ेंगी। और जितना आप उसको, जितना उसकी जो बेंच का जो डायरेक्शन है, अगर वो 90 डिग्री एंगल में रखता है, कि जैसे बैठता है सपोज करे बिल्कुल स्ट्रेट, और जो उसका डेस्क का जो साइज है, हाँ। वो थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, कि अगर मैं किसी स्क्रीन को देख रहा हूँ, तो मेरे दोनों जो ये हेडरेस्ट है, इस पर इस तरीके से होने चाहिए, और ये इतना ऊंचा होना चाहिए कि आपके चिन के स्ट्रेट आए। गॉट इट। अगर आप बॉडी को फॉरवर्डली आगे डाउन करके देखोगे कोई भी चीज को, तो पोस्चर इम्बैलेंस होगा। मसल्स जो बैक के रहते हैं, कोर के रहते हैं, वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद बैक डेली हर्ट करेगा। अब ऐसे में ऑफिशियल अगर आप वर्क कर रहे हैं, तो बीच बीच में 20 to 25 मिनट्स के बीच में एक नैप जरूर लेना चाहिए। अच्छा कि आप थोड़ा सा एक ब्रेक लें और थोड़ा सा एक वॉक कर लें, अच्छा सा वॉक करने के बाद धीरे धीरे आप अपने साथ में अपने बॉडी को हाइड्रेट भी रखना बहुत जरूरी है, थोड़ा थोड़ा पानी भी पीते रहिए, और बीच बीच में मैं समझता हूँ 20 to 25 मिनट्स के बाद एक राउंड अच्छे से ले लें। हाँ। उससे काफी हेल्प मिलेगी उससे। गॉट इट सर गॉट इट। सर नेक, इंटरनेट पे मैंने एक टर्म देखा है, टेक्स नेक। हाँ, टेक्स नेक काफी लोग सर सर्च कर रहे हैं, तो क्या ये सर हमारे स्मार्टफोन एडिक्शन की वजह से हाँ, ये जो अभी जो बीमारी नई नई ट्रेंडिंग में आई है, टेक्स नेक सिंड्रोम, बेसिकली ये स्टार्टिंग इसकी ऐसे हुई है, क्योंकि जैसे जैसे मोबाइल का चलन ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है जी, नेक के केसेस, मैं कहूंगा नेक के क्या, स्पाइन के केसेस इतने सारे बढ़ रहे हैं, डे बाय डे इतने बढ़ रहे हैं जी क्योंकि गर्दन कैसे भी करके आप सेलफोन में पेशेंट जो भी है यूजर है, वो स्ट्रेट रख ही नहीं सकता। वो फोन यूज करेगा तो उसकी गर्दन नीचे होगी ही होगी। उसको कितना भी अगर आप बोल दोगे कि नहीं आपको सीधा देखना है क्योंकि गर्दन आपकी खराब हो जाएगी, तब भी वो इस चीज को नहीं मानेगा। तो ऐसे करते करते जब पोस्चर आपका बिगड़ता है, स्पाइन ग्रेविटी की तरफ जाती है, नीचे की तरफ जाती है, तो बॉडी का जो मोस्टली जो है, जो भार है, वो ज्यादातर गर्दन पर ही रहता है और कंधों पर रहता है। और ऐसे में गर्दन की मांसपेशियां, कंधों की मांसपेशियां ज्यादा स्टिफ हो जाती हैं। तो पूरा पेन होगा। फिर पेशेंट का कंप्लेन करता है कि वो उसको पूरा हेडेक भी हो रहा है, गर्दन में भी दर्द हो रहा है, आंखों में भी भारीपन आ रहा है जी। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये इसी चीज के हैं, इसी बीमारी के हैं ये। सर बल्ज भी आ जाता है इसकी वजह से? हाँ, अगर
अगर धीरे धीरे गर्दन के दर्द को अवॉइड किया, अगर पोस्चर को करेक्ट नहीं किया, टाइम पर किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, तो वो वीक मसल्स जैसे ही वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो इंजरी का रूप ले लेंगे। और फिर जब मसल इंजर्ड हो जाती है, मसल वीक हो जाती है, तो ऐसे में स्पाइन के बल्ज होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। बाप रे, गॉट इट सर। जी। स्केरी सर। सर हमारा स्लीपिंग पोजीशंस का क्या आपका मानना है? क्या लाइक आर वी रियली सपोज टू स्लीप ऑन अ बैक्स? बिल्कुल ऐसा सीधे से होना चाहिए या करबट सर ले सकते हैं लोग? हाँ, नहीं, स्लीपिंग को लेकर एक्चुअली ऐसा है कि अगर हम देखें तो लगभग एक इंसान 24 घंटे में 7 से 8 घंटे देता है सोने में। तो जब सोने में इतना सारा टाइम दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्थ इशू से रिलेट तो कर रहा है, क्योंकि आप सो रहे हो, किस पे सो रहे हो, कैसे सो रहे हो, वो बहुत मैटर करता है जी। तो ऐसे में ज्यादातर जो आइडियल जो बताया जाता है कि सबसे बेस्ट जो पोजीशनिंग होती है वो स्ट्रेट होती है। अगर आप सीधे शवासन के उसमें अगर आप सोते हैं, अगर सो सकते हैं, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। अच्छा। और अगर आप उल्टा सोते हैं, हाँ, क्योंकि क्या होता है कि ज्यादातर देखेंगे कि पूरे दिन के स्ट्रेस के बाद जब आप सीधा लेटते हैं तो जो बॉडी पेन है वो धीरे धीरे आपको फील कराते हैं, जनरेट होते हैं कि आपको आज कमर दुख रही है। तो ऐसा उसको मतलब बॉडी को कंफर्ट फील कराने के लिए कि रिलीफ मिले मुझे, तो फिर इंसान अपना डायरेक्शन चेंज करता है, फिर वो उल्टा लेटेगा, पैर को फोल्ड कर लेगा, हाथ को ऐसे रख लेगा, ताकि उसका प्रेशर जो उस पर पड़ रहा है वो रिलीज होना कम हो जाए। वो टेम्परेरी रिलीफ के लिए ऐसा करता है, बट वो एक्चुअल बहुत नुकसान करता है। अच्छा। क्योंकि किसी भी बॉडी के पार्ट को अगर आप पूरा रोटेट कर रहे हो, गर्दन को ज्यादातर लोग उल्टा करके सोएंगे तो पूरा एक तरफ के वो ट्विस्ट करेंगे। अब मसल्स जब पूरे लेवल पर जब ट्विस्ट जाएगी तो इंजर्ड होगी ही होगी। और फिर पूरा रात आप कितने आवर उस पर प्रेशर डालकर ही कंटिन्यू सो रहे हो तो मसल कितना हार्म करेगी। मोस्टली सुबह जो गर्दन के दर्द का कारण है वो है। और उल्टा लेटने से आपके ऑर्गन्स हैं, आपके डाइजेशन पे जो असर पड़ता है वो सबसे ज्यादा पड़ता है। आप पेट के बल जैसे अगर सो रहे हैं तो आपका जो पेट के जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी और आपको डाइजेशन का इशू रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे में सीधा सोना, शवासन में सोना, और अगर आप करवट लेके सो रहे हैं तो लेफ्ट साइड सो सकते हैं। और लेफ्ट साइड सो रहे हैं तो दोनों जो घुटने हैं उसके बीच में आप पिलो लगा के सोएं। तो ये सबसे बेस्ट जो है तरीका है सोने का। गॉट इट सर, गॉट इट। सर डेडलिफ्ट है जिम की सबसे ज्यादा इंजरी वाली एक्सरसाइज। तो सर लाइक इसमें अगर लोगों को इंजरी हो भी जाती है, डेडलिफ्ट में आपकी इंजरी आ गई आपको, तो सर कंटिन्यू करना चाहिए जिमिंग करना या फिर कुछ टाइम के लिए टेम्पररी स्टॉप या परमानेंट स्टॉप? और इसी में सर मेरा एक आगे है कि बेसिक एक्सरसाइजेस सर फिर क्या किसी को करनी चाहिए इवन बिफोर गोइंग टू जिम? ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि जो भी जिमर्स हैं, जिम लवर्स हैं, स्टार्ट करते हैं जिम, या फिर जो प्रोफेशनली वे में कर रहे हैं, जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, कमर दर्द एक सबसे बड़ा दिक्कत है। जो ज्यादातर जो जिम की जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें जो मोन कॉमन एक्सरसाइज है वो डेडलिफ्ट स्क्वाट्स के दौरान ही ज्यादातर कमर में दिक्कत होती है जी। तो ऐसे में अगर किसी को पहले तो उसको बॉडी के उसके टाइप को चेक करना पड़ेगा कि अगर उसको पहले से कभी कमर दर्द रहा है या उसकी बैक में स्टिफनेस है तो पहले तो उसको बैक की इस तरीके की एक्सरसाइज करनी नहीं चाहिए। और जब अगर वो परफॉर्म भी कर रहा है तो वो किसी अंडर गाइडेंस में कर रहा है कि नहीं, वेल सर्टिफाइड कोच के थ्रू कर रहा है कि नहीं, और उसकी फॉर्म कैसी है, वो सब वो डिसाइड करके बताएगा उसको जी। और इस दौरान अगर वो कर रहा है और उसको किसी तरीके की इंजरी हो जा रही है तो उसके बाद किसी भी तरीके की एक्सरसाइज मेरे हिसाब से ना करें। उसमें पहले ही उसमें आपको फिजिकल थेरेपिस्ट, और बेसिकली मेरे पास तो जिम से ऐसे पेशेंट्स हैं जो डायरेक्ट जिम में इंजरी होने के बाद यहाँ पर रोते रोते आते हैं। कई बार ऐसे है कि डायरेक्ट हुआ, उन्होंने फोन करके नंबर लगाया और वो आ गए, और वो ऐसी कंडीशंस में होते हैं कि ना तो उनसे चला जा रहा है, ना लेटा जा रहा है, ना बैठा जा रहा है। बाप रे। वो इस तरीके की कंडीशन हो जाती है कि वो ये बोलते हैं कि किसी भी तरीके से दर्द को खत्म कर दो जी। अब ऐसे में क्या गलती हुई कि पहले तो बॉडी टाइप को उन्होंने जज नहीं किया कि भाई मैं जिम को मुझे करते हुए कितना समय हो गया है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो एक साल में 3-4 दिन, 15 दिन, 1 महीना जाने वाले होते हैं, और फिर कहीं होके आए, फिर महीने में 3-4 दिन शुरू कर दी। तो ऐसे लोगों के लिए जिम बेसिकली बना ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर जिम जा रहे हो तो उसमें आपका जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जी।
आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप महीने में 2 बार जा रहे हैं और 3 बार जा रहे हैं और जाते ही आपने एक पूरी एक स्पेसिफिक सारी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। ऐसा नहीं होता। जिम में जितनी मशीनें हैं वो हर इंसान के लिए नहीं बनी हुई है। उसके लिए पहले आपके बॉडी टाइप को देखना पड़ेगा। अगर मेरी बैक स्टिफ है, मेरी बैक में पेन रहता है, तो मैं ये सब एक्सरसाइज नहीं कर सकता। स्पेशली डेडलिफ्ट हुए, स्क्वाट्स हुए, ये मेरे को समझ लेना चाहिए। तो ज्यादातर जो पेशेंट्स की जो हमने उनका सुना, तो उनका यही पाया गया कि उनको अभी उन्होंने जिम रिसेंट स्टार्ट करी थी और ट्रेनर ने बता दिया कि अरे लगाओ लगाओ लगाओ, हार्ड एक्सरसाइज करा दी, डेडलिफ्ट करा दी, तो उतने में उनकी कमर चली गई, क्योंकि मसल इतनी स्टिफ है, वीक है। आपने इससे पहले जिम कभी करी नहीं, अब जाते ही आपने हैवी वेट लगाना शुरू कर दिया, ऐसे में इंजरी होना बेसिक कॉमन सी बात है। तो डेडलिफ्ट के मोस्ट ऑफ ऑल केस इसी वजह से होते हैं। हाँ, तो सर इसमें फिर अपने को अगर किसी को किसी को हो जाए तो पहले फिजिकल थेरेपिस्ट पे जाके उस पे पहले पूरा उसका रिहैब, जी, उसको मतलब क्यों हुआ उसका रीजन, वो प्रॉपर डायग्नोसिस के थ्रू, एक्सरे के थ्रू जो भी पता चलेगा जी, तो उतना ही रेस्ट लेने के बाद फिर वो धीरे धीरे उसके कहने पर ही स्टार्ट करे, मेरे हिसाब से। गॉट इट सर, गॉट इट जी। सर, एक नकल्स क्रैक करने से आर्थराइटिस होती है। इट इज अ वेरी लाइक हिंदी में पुरानी अपने लोग लाइक ओल्ड एज लोग काफी कहते थे कि नकल्स आप क्रैक कर रहे हैं तो लाइक इट कैन कॉज आर्थराइटिस। तो सर व्हाट्स द ट्रूथ इन दिस? इसका बेसिकली इसका कोई साइंटिफिक ऐसा कोई एविडेंस तो नहीं है, बट करना भी कोई उचित नहीं है। अगर आप अननेसेसरी अपने जॉइंट्स को रिलीज करने के लिए, टेम्परेरी प्रेशर के लिए अगर ये सब कर रहे हैं जी, तो वो करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। उससे कुछ होना जाना नहीं है। एक्स्ट्रा मोबिलाइज कर देंगे आप जॉइंट को, एक्स्ट्रा स्ट्रेच कर देंगे जॉइंट को, तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। गॉट इट सर, हाँ, गॉट इट सर। इज इट ट्रू दैट अगर आप एक बार कायरोप्रैक्टर के पास गए तो आप हमेशा जाते रहोगे? नहीं, अगर पेशेंट गलती करेगा जी, अगर वो हमारी बताई हुई एक्सरसाइज पे या फिर हमारे बताए हुए न्यूट्रिशन पे, हमारे बताए हुए पोस्चर पे वर्क नहीं करता है जी, और क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर मेरे को एक बार किसी मच्छर ने काटा और मेरे को कि अगर मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, तो एक बार मेडिसिन लेने के बाद दोबारा ना, ऐसा नहीं होता। अगर आप उसी चीज में वापस से जाएंगे, अगर आप गलत पोस्चर में रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे नहीं, लाइफस्टाइल गंदी रखेंगे, तो नेचुरल सी बात है बॉडी फिर से दिक्कत में आएगी। तो ये एक रीजन सा हो जाता है कि आपको फिर से कायरो की जरूरत पड़ सकती है, फिजियो की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, क्योंकि वो कोई भी चीज परमानेंटली डिलीट नहीं की जा सकती, उसका एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, वो फॉलो करना होता है। ठीक है सर, ठीक है, गॉट इट। सर, एक नो पेन नो गेन मेंटालिटी है लोगों की, तो सर एक्सरसाइज के टाइम में ये वाली चीज अप्लाई करनी चाहिए क्या? लाइक व्हेन यू आर गोइंग बियॉन्ड योर लिमिट्स फॉर द गेन। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल ईगो मैंने देखा है कि ईगो लिफ्ट सर बोल रहे हैं, होती है, वो भी बोला जाता है। हाँ, तो अगर मेरे हिसाब से जिम एक्चुअली बेसिकली जिम का जो प्रोटोकॉल है वो ये रहता है कि किसी का भी एक आइडियल गोल होना चाहिए कि आप पहली बात तो करने क्या जा रहे हो वहां पर। गॉट इट। आपको सिर्फ हेल्दी रहना है। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए हैं, हाँ, तो उसका भी एक सिस्टमैटिक होता है, एक एक स्केल पर आपको चढ़ के वो चीज अचीव करनी होती है। हाँ सर, कोई भी चीज बियॉन्ड द उसमें जाके करना वो ठीक नहीं होती आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी हर दिन जैसा रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, जैसा कल करा जैसा आज नहीं करेगी। हाँ, तो बॉडी कितना रिस्पॉन्ड कर रही है, अभी आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपको कैसी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है बेसिकली। गॉट इट सर। सर, मार्केट में ना काफी एक्सपेंसिव ergonomic चेयर्स अब बिकने लगी, काफी फैशन में आ गई हैं जी, एंड दे आर रिडिकुलसली एक्सपेंसिव, 20K 30K इजी। जी। तो सर, इज इट वर्थ टू इन्वेस्ट इन देम या फिर मार्केटिंग गिमिक है सर? डिपेंड करता है, चेयर्स का बेसिकली डिपेंड ये करता है कि आपका वर्क क्या है। हाँ, अगर मुझे पता है कि मेरे को 9 से 6 तक कंटिन्यू चेयर पर ही बैठना है, जी, तो आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मेरा काम ही यही है कि हाँ, 9 से 6 तक मुझे बैठना है। हाँ, तो आजकल काफी सारी चेयर्स आप देखने को मिलेगी जो आपके बॉडी को अलाइन पोस्चर में रखती हैं, स्ट्रेट रखती हैं, हाँ, और बेसिकली आपको वही सेटअप देती है जो आपको एक्चुअल बॉडी का रखना चाहिए। तो कर सकते हैं, जा सकते हैं उस पर, बेसिकली वो जो उनको ऑफिशियल वर्क है, अदरवाइज कोई यूज नहीं है। गॉट इट सर, गॉट इट। जी। सर, बैक पेन में, लोअर बैक में अगर दर्द होने लगे तो फिर क्या अपन अवॉइड कर सकते हैं यही बैठने से? अगर किसी को बैक एक हो रहा है कंटिन्यू, और जी। अगर वो, जैसे कई लोग होते हैं कि कोशिश करते हैं कि पहले खुद से ही ठीक हो जाए, हाँ, डॉक्टर के पास मैं भी ना जाऊं, 2-3 दिन देखूं, हाँ, तो ऐसे में अगर उसको काफी समय से ऑन ऑफ चल रहा है दर्द, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज सीरियस है। अगर आपको 2-3 महीने में एक बार कमर दर्द होता है तो ठीक है,
वो आप सेल्फ बेड रेस्ट, आप फॉरवर्ड बेंडिंग कुछ दिन के लिए बंद करें, वॉक थोड़ा सा कर लें, 2 से 3 किलोमीटर रेगुलर वॉक कर लें, जी अच्छे शूज पहनना स्टार्ट कर दें, जी और आइस पैक लगा सकते हैं बैक में। तो इस तरीके से कुछ जो होम रेमेडीज हैं वो करके ठीक कर सकते हैं। बट अगर उसमें कंसिस्टेंसी ये हो रही है कि हर एक 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में वो दर्द रिपीट एंड रिपीट हो रहा है, जी तो इट मीन कहीं ना कहीं कमर में दिक्कत है, जो कि आपको फिजिकल थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। गॉट इट सर, गॉट इट। और सर क्या 3 सिंपल एक्सरसाइजेस अपन लोग कर सकते हैं टू अवॉइड बैक पेन? बैक पेन को अगर न्यूट्रलाइज करना है, ठीक रखना है, जी तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर किसी के यहाँ पे हैंगिंग की अगर है सुविधा, जैसे अगर हैंग कर ले वो, जी तो उससे स्पाइन डीकम्प्रेस्ड होती है, अच्छा। बेसिकली अलाइन होती है, डीकम्प्रेस्ड होती है। जी तो अगर उसके लटकने की व्यवस्था है तो वो लटक के अपने आप को कर ऐसे डेली 5-7 मिनट या 2-2 बार, 3-3 बार ऐसे करके हाँ प्रैक्टिस कर सकता है। जी दूसरा, अगर वो किसी स्पोर्ट्स से वो है तो वो स्विम कर सकता है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जी वॉक कर सकता है, 2 किलोमीटर रेगुलर वॉक करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, और जी। ब्रिस्क वॉकिंग कर सकता है, हम्म। उल्टा चल सकता है। तो ऐसी ये कुछ ना कुछ एक चीज को एड ऑन कर लेंगे अपने उसमें, तो आप बैक में डेफिनेटली आपको लगेगा कि इसमें स्टिफनेस भी कम हो रही है इम्प्रूवमेंट है। और इम्प्रूवमेंट आ रही है उससे। गॉट इट सर, गॉट इट। सर कभी कभी लाइक हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि बॉडी में ये सिर्फ सोरनेस है बिकॉज ऑफ सम एक्टिविटी, या फिर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, या फिर अब हमें एक्चुअली फिजियोथेरेपिस्ट या कायरोप्रैक्टर के पास जाना है अब? जैसे कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था जी। कि पेन की कंसिस्टेंसी कैसे रह रही है, कि पेन कब कब हो रहा है, उससे डिपेंड करता है कि आपको समझ जाना चाहिए कि ये चीज सीरियस है कि नहीं। जी सोरनेस हो गई मसल में, स्टिफनेस हो गई, तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे आपके। हाँ सर। अगर आप कोई चीज गिर गई तो उठा नहीं पाओगे एकदम से, हाँ कहीं ना कहीं बॉडी अलाउड नहीं करेगी। हाँ अगर बॉडी में ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं, कई लोग होता है कि अगर झुकने में दर्द हो रहा है तो वो चीज करना बंद कर देते हैं, बट ये परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। आपकी बॉडी को पूरी डायरेक्शन में मूव करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं कर रही है तो आपको दिखाना चाहिए क्या रीजन है इसका, जी क्योंकि ये बेसिक छोटी छोटी चीजें एक समय के बाद एक बड़ी इंजरी में, डिस्क बल्ज में, ये सब में कन्वर्ट होती हैं। फिर एक समय के बाद डॉक्टर एमआरआई कराते हैं और बोलते हैं कि फिर अब आप ऑपरेशन ही करा लो। जी तो उस अगर सिचुएशन तक नहीं पहुंचना है, हाँ तो आपको पहले अर्लियर डायग्नोस करना पड़ेगा सेल्फ, कि मेरे जो बॉडी का पोस्चर है, कि मैं आज ये चीज उठा पा रहा हूँ कि नहीं। अगर इसमें दिक्कतें आ रही हैं तो हाँ। भाई इस चीज को सीरियस लेके फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाएं, जी ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें और अपनी केयर करें। गॉट इट सर, गॉट इट। सर आपकी पर्सनल टूल किट में क्या है पेन फ्री रहने के लिए? देखिए, पेन फ्री अगर बॉडी को रखना है तो ये एक्चुअली इसमें काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इसमें हर एक इंसान का जो अलग अलग सिचुएशंस होती है, अलग इंसान की अलग जॉब होती है, तो डिपेंड करता है उसकी जॉब के ऊपर, पूरा दिन उसका कैसा बीत रहा है, ये बहुत जरूरी है। जी इस वही डिपेंड करता है कि पेशेंट की बॉडी कैसी रहेगी। हाँ अब टूल किट में स्पेसिफिक मैं अगर अपनी खुद की बताऊंगा, हाँ वो एक जनरली अलग हो जाएगी, लेकिन वो चीज जो मैं कर रहा हूँ वो सामने वाला उस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या करता है, तो उसके लिए वो चीज बदल जाएगी, गॉट इट। है ना। हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, बॉडी में जैसे फिजियोथेरेपी हम लोग दूसरों को भी देते हैं, जी तो ऐसा नहीं है कि हमें जरूरत पड़ती है तो हम ना कराएं। हाँ हम कोशिश करते हैं कि हमें किसी भी मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। जी मूवमेंट हमारा अगर रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है तो हमने स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट करनी है, डेली वॉक करनी है, जी हाइड्रेट रखना है बॉडी को। जी। फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है तो हम सेल्फ भी करवाते हैं। हाँ तो ये सारी चीजें हम खुद भी अपने लिए अप्लाई करते हैं। जी जी जी। ऑनलाइन सर काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन था, तो आप ऑडियंस को, मेरे को और मेरे को भी सर इंटरेस्ट है इसमें सर। इमोशनल स्ट्रेस सर मैनिफेस्ट हो जाता है क्या फिजिकल बैक पेन में या बॉडी में? बहुत ज्यादा होता है सर? मैंने बहुत हाँ। सारे, अच्छा। इनफैक्ट मेरे पास तो ज्यादातर मुझे पेशेंट हाँ ऐसे ही ज्यादातर आते हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता है जी। कहीं ना कहीं पेशेंट, ज्यादातर मैंने देखता हूँ ये चीजें महिलाओं में ज्यादा होती है, अच्छा। कि मेरे पास काफी सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके जो हिस्ट्री रहती है वो 5-5 साल 6-6 साल पुरानी होती है, 10 साल 20 साल भी पुरानी होती है। तो ऐसे में उनकी काफी सारी वो फाइलें लाते हैं, इतनी सारी। तो उनकी कंडीशन ये रहती है कि बॉडी की बात करूं तो मेरे घुटनों में भी दर्द है, मेरे पंजों में भी दर्द है, मेरे कंधों में भी दर्द है। तो इनका एक बेसिक कॉमन फैक्टर अगर मैं देखूं तो ये निकल के आता है कि पेशेंट से जैसे ही मैं क्वेश्चन करता हूं कि आपकी नींद कितनी है, तो वहीं गड़बड़ा बात समझ में आ जाती है कि इसको अच्छा। बेसिकली बॉडी से ही कहीं दिक्कत आ रही है कि कहीं मेंटल लेवल पर भी बात जा रही है। जी तो उनकी सोने की जो स्लीप साइकिल है वो हाँ। वही वो कहते हैं कि Disrupted है। कच्ची है,
नींद 4-5 घंटे की है, नींद प्रॉपर आती नहीं है, जी क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आंखों से वो जज कर लेता हूँ कि पेशेंट कितनी नींद अच्छी ले रहा है। हाँ तो अगर नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब पेशेंट कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली डिप्रेशन एंजाइटी में है। वो कोई भी कॉज हो सकता है उसका पर्सनल लेवल पर जाकर। जी तो अगर ऐसा है, हम्म, अगर वो अपनी स्लीपिंग साइकिल को अच्छा कर लेता है, जी स्ट्रेस पे कंट्रोल कर लेता है, हाँ वॉक वगैरह स्टार्ट कर लेता है, मैं ज्यादातर पेशेंट को यही सलाह देता हूँ जी कि अगर किसी की नींद अच्छी नहीं है हाँ तो एक तो बेसिकली जो रहता है कि रेमेडीज रहती हैं बॉडी को रिलैक्स करने की, कि रात को सोने से पहले आप थोड़ा सा कोशिश करो कुछ ऐसा इस्तेमाल करने की जिससे बॉडी रिलैक्स हो जाए। तो उसमें ज्यादातर जो साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो गर्म पानी आप ले ले बाल्टी में, जी और उसमें अलग अलग तरीके के जो सॉल्ट्स आते हैं, नमक हाँ आते एप्सम हैं, सॉल्ट वगैरह वो भी जो आजकल है, जी वो बेसिकली प्रूवन है, उससे बॉडी रिलैक्स हो जाती है आपकी काफी हद तक। और कोशिश करें कि सोने से 1 घंटा पहले अच्छा किसी भी तरीके के मोबाइल का, किसी भी तरीके के स्क्रीन का, टीवी, उसमें लैपटॉप सब आ गया, हाँ इसका इस्तेमाल बंद कर दें। आप रूम को डार्क रखें, और एक अपनी स्लीप साइकिल की एक टाइमिंग शेड्यूल होनी चाहिए कि इतने बजे सोना है और इतने बजे उठना है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको डिप्रेशन एंजाइटी बहुत जल्दी कम होती है उसकी। और जहां डिप्रेशन एंजाइटी कम हो जाती है उसकी, तो उसकी बॉडी के ये छोटे छोटे पेन ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, जिसको वो डायग्नोसिस करने के लिए जी पिछले 5 साल से दवाइयां खा रहा है, उसका रूट ऑफ कॉज ये निकलता है अच्छा गॉट इट सर कि उसकी बॉडी पूरी स्टक हो चुकी है, मूवमेंट है नहीं, पुअर न्यूट्रिशन है, जी सो रहा नहीं है, हाँ। अब बचा कुछ नहीं उसके पास, अब वो दवाइयों पर ही जिंदा है। तो वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ट्रू है मतलब सर। ये बात बहुत ट्रू है। सर मैट्रेस का क्या रोल है अपने बैक हेल्थ में? मैट्रेस का बहुत ज्यादा रोल है, डिपेंड करता है, क्वालिटी हमेशा मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि जो पुराने समय से चली आ रही है, हर समय के संग बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो भी बदल रहा है, क्योंकि अब का लाइफस्टाइल अलग है, पहले का लाइफस्टाइल अलग था। पहले लोग जमीन पर लेटने के बाद भी स्वस्थ थे, खाट पर लेटने के बाद भी स्वस्थ थे, फिर उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल अलग था, पूरा मुड़ जाते थे वो, काम ही उनका इतना स्ट्रेंथनिंग का था, मसल स्ट्रेंथनिंग था, जी न्यूट्रिशन बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक था। जी अब उसमें से कुछ भी नहीं है। तो मैट्रेस का रोल है, क्योंकि 7-8 घंटे आप अपने स्लीप को दे रहे हैं बेसिकली। जी तो अच्छी क्वालिटी का मैट्रेस से मतलब ये हो गया कि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना हो, बहुत ज्यादा हार्ड ना हो। जो ऑर्थोपेडिक मैट्रेस जो आजकल आ रहे हैं उसमें आप ये एक बार चेक करेंगे, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं हो और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं हो, एक न्यूट्रल लेवल का अगर होगा तो वो बेस्ट है आपके लिए, वो आप यूज कर सकते हैं। गॉट इट सर। और सर स्टैंडिंग डेस्क आजकल काफी एज अ सॉल्यूशन टू सिटिंग आने लगे। हाँ, ये बात ठीक भी है। जी अगर आपकी बॉडी की अगर फंक्शनैलिटी पे देखें अगर कम हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि बैठने से ज्यादा बेटर है खड़े रहना। कहीं ना कहीं आपकी उसमें पूरी बॉडी फंक्शनल मोड पर आ जाती है, जी काम करने के मोड पर आ जाती है। अगर आप फ्रंट डेस्क पर खड़े रहने का काम करते हैं हाँ तो वो ज्यादा बेटर है आपकी बॉडी के फिजिक के लिए, कि आप जी। बजाय उसके कुर्सी पर ही बैठे रहे। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। जी वो भी डिपेंड करता है कंडीशनिंग के ऊपर। अच्छा। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे सर आपकी खुद की फिजिकल फिटनेस पे काफी डिपेंड करते हैं ये सारी चीजें। हाँ, एग्जैक्टली। और सर लाइक ये व्हाट्स द स्ट्रेंजेस्ट वे आपके क्लिनिक में कोई आया है जिसने अपने को इंजर कर लिया और फिर आपके पास रिपोर्ट किया है? सेल्फ, हाँ होता है ना कई बार। जो आजकल देखेंगे अपन, वो जमाने में इंसान जी रहा है जो खुद सेल्फ जो डॉक्टर बन जाते हैं आजकल। खुद ही से उन्होंने यूट्यूब कर दिया, हाँ खुद ही से उन्होंने दवाइयां सर्च करना शुरू कर दी, एक्सरसाइज सर्च करना शुरू कर दी। जी मेरे को अभी भी ध्यान है कि अभी कुछ समय पहले का ही केस है कि मेरे पास फोन कॉल आया था एक पेशेंट का। जी तो उसका यही कंसर्न था कि मेरी जो मदर है उनको बहुत जबरदस्त कमर दर्द है, वो सीधी भी नहीं हो पा रही हैं। अच्छा तो जब हमारे जो टीम है उन्होंने उनसे पूछा कि भाई क्या रीजन, क्यों हुआ ऐसा, तो उन्होंने बोला कि हमने यूट्यूब पर इस तरीके की जो रील्स हैं क्रैकिंग साउंड वाली, वो देख के जब अटेम्प्ट करने की कोशिश करी तो उसके बाद ये रीजन हो गया। सर खुद ही अटेम्प्ट कर दिया? वो खुद ही डॉक्टर बन गए। अब जो डॉक्टर को 10 साल लग गए पढ़ने में, उसने यूट्यूब पर विद इन अ सेकंड वो चीज सीख ली और वो अटेम्प्ट कर दी। अब वो अटेम्प्ट करने के बाद पेन की कंडीशन ऐसी हो गई कि वो पेशेंट सीधा ही नहीं हो पाए। हाँ बाप रे तो ऐसे केसेस भी आते हैं। माय गॉड। हाँ। और सर कोई सक्सेस स्टोरी आपकी जो आपके साथ अभी तक स्टक रही हो? पेशेंट पिछले 12 सालों में अगर मैं देखूंगा तो पेशेंट का मैंने फ्रीलांसिंग भी अपने एक समय पे बहुत करी है, बहुत फ्रीलांसिंग करी है, सोशल वर्क भी बहुत किया है। जी कि कई ऐसे लोग जिनका मैं
उदाहरण बाय नेम तो नहीं दे पाऊंगा, जी बट काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो बिल्कुल ही क्योंकि मैं न्यूरो से भी रखता हूं, तो पैरालिसिस के, स्ट्रोक के भी पेशेंट्स मैंने काफी देखे हैं जी जिनको डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि अब ये लेट बात तक जा पाए उतना ही इनके लिए बहुत है। ऐसे ऐसे केसेस में वो आज कार खुद से ड्राइव कर रहे हैं, Got- कार खुद से चला रहे हैं। बढ़िया। कई सालों से मुझसे जुड़े हुए हैं अभी भी। जी ग्वालियर के ही बहुत सारे लोग हैं, बाहर के बहुत सारे लोग हैं, जो कुछ ऐसे भी हैं, एजेड भी हैं, जो 70-75 साल के बाद जो बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों के ऊपर। हाँ इस तरीके की बीमारी, अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाए जिसमें जीबीएस है और पार्किंसंस है, हाँ। स्ट्रोक है, ये काफी सारे ऐसी Severe बीमारी हैं जिसमें एक होने के बाद नहीं दिमाग में आ पाता। लेकिन ऐसे केसेस में भी इतने अच्छे रिजल्ट्स कि पेशेंट अपना काम ही सही और भी बाकी सारे काम भी उन्होंने स्टार्ट करें। तो काफी सारे ऐसे केसेस रहे हैं। गॉट इट सर। एंड सबसे सर स्टबन कॉमन प्रॉब्लम आप कौन सी फेस करते हैं क्लिनिक में जो पेशेंट्स लेके आते हैं आपके पास? बेसिकली बीमारी के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो जी। ज्यादातर, क्योंकि हमारी जो एक्सपर्टीज है वो स्पाइन पर ही हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, जी तो स्पाइन में अगर मैं देखा जाऊं तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम ज्यादा, डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम ज्यादा, कमर दर्द की, अर्थराइटिस में घुटने के दर्द की, रोमेटो अर्थराइटिस में पूरे बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं उसमें, और एएस जो एंकलिजिंग स्पॉन्डिलोसिस है वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें, सर दर्द है, माइग्रेन है, ये बेसिक चीजें हैं जो अर्लियर एजेस में हो रही हैं, तो ये हम लोग ज्यादा देखने को मिलती हैं। गॉट इट सर। और सर अब नया कल्चर भी चालू हो गया है जिसमें रिमोट वर्क भी चालू हो गया है काफी। तो सर लाइक रिमोट वर्क टाइप ऑफ इंजरी जिसके हिसाब से पेशेंट्स आपके पास आते हैं वो चेंज हुई है क्या? हाँ, पहले डेस्क जॉब सिटिंग इंजरीज ज्यादा। एग्जैक्टली अगर आप बॉडी को मूवमेंट नहीं देंगे, किसी, अगर मेरे हाथ का रेंज ऑफ मोशन ये है कि मैं हाथ को इतना मोड़ के कंधे तक ला सकता हूँ, जी अगर ये मूवमेंट मैं सालों ना करूं, हाथ को ऐसा ही रखूंगा, तो जॉइंट वहीं स्टक हो जाएगा। तो ऐसे ही बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं उनका मूवमेंट, उनकी पूरी रेंज ऑफ मोशन तक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक कॉमन सा एक बताऊं, जैसे कि जो इंडियन कल्चर में पहले जो टॉयलेट चलते थे वो नी की पूरी जॉइंट की जितनी रेंज ऑफ मोशन है उसको कवर अप करते थे, जी तो उन लोगों को घुटनों की दिक्कत बहुत कम हुआ करती थी। और अब के लोगों के टीकेआर में देखूं तो 40-45 ईयर एज में ही मैंने टीकेआर के केस देखे हैं जिनमें घुटने बदलने को वो डॉक्टर ने बोल दिया है। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी दिक्कत यहाँ से रिलेट हो गई, क्योंकि उनके घुटनों की जितनी रेंज ऑफ मोशन होनी चाहिए उतनी उन्होंने करी ही नहीं, तो वो घुटना धीरे धीरे उसमें मसल वीक होने की वजह से उसमें गठिए के सिम्टम और सारी चीजें ये स्टार्ट हो जाती हैं। तो सर अब जैसे इंडियन टॉयलेट्स तो सर काफी कम, लाइक मे बी रूरल साइड अभी ज्यादा प्रेवलेंट होंगे, अर्बन साइड तो काफी फेज आउट हो चुके हैं। तो लाइक इसको रेमेडी करने के लिए लोग अगर सिंपली वॉक भी कर रहे हो तो विल इट वर्क? हाँ, वॉक करेंगे बेटर है, ब्रिस्क वॉकिंग इसमें काम आएगी घुटनों के लिए। उल्टा चलें, वॉक करें, और नी में एग्जैक्टली उनको हो क्या रहा है वो सारी चीजें डायग्नोसिस पर डिपेंड करती हैं, तो वो सारी चीजें चेकआउट करें। ठीक है, गॉट इट सर। तो सर ये जो पोस्चर करेक्टिंग डिवाइसेस आती हैं, काफी एड्स भी अब इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे बहुत आते हैं, तो सर ये लाइक वर्क करती हैं या गिमिक है? डिपेंड करता है जी कि जो स्पाइन की जो करेक्शन है, जो अलाइनमेंट है प्रेजेंट में कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको वो पहनना चाहिए कि नहीं। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं, पर डिपेंड करता है कि वो कितने ऑथेंटिक है। हर एक चीज जो रील में या मार्केटिंग करने के लिए दिखाई जा रही है वो सही है ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए आपकी स्पाइन का पहले कर्व कौन सा है, जैसे काफी लोगों को लोडोसिस कर्व होता है, काफी लोगों को काइफोसिस का कर्व होता है, डिपेंड करता है, वो डॉक्टर ही बताएगा आपको कि आपका कर्व कैसे में जा रहा है और आपको कौन सा करेक्शन पहन के उसको फिक्स करना है। तो वो उसके लिए आपको एक बार अपने फिजिकल थेरेपिस्ट डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। सर सोशल मीडिया पे भी काफ़ी प्रोडक्ट्स ये लोग एप्लीकेशन के बताते हैं कि इससे पेन रिलीफ मिल जाएगा, मे बी ऑयल्स हों, क्रीम्स हों, सो वर्क करते हैं? अभी जो ट्रेंडिंग मैं देख रहा हूँ रील्स में, जो आजकल सोशलाइज ही जमाना है, लोग देख देख के ही उस चीज को ही करने का सोचते हैं जी। तो ये उसमें 90% अगर मैं देखूं तो जितने लोग अपना जो भी उनके पास ज्ञान है, जो भी उसका बैक सोर्सेस क्या है मुझे नहीं पता, कि एक इन्फ्लुएंसर अगर वो चीज बता रहा है 3 तो उसने उसके पीछे उस चीज की क्या लिया है, उसने स्टडी करी भी है कि नहीं, या उसने भी कहीं से सुन के अपनी रील में उसको छाप दिया करके। तो
ऐसे में रील्स देख के कि मेरे को अगर घुटने की अर्थराइटिस की ये तकलीफ है और मैं किसी के रील वाले के कहने पर मैंने अखरोट खाना शुरू कर दिए, अलसी के बीज खाना शुरू कर दिए या फलानी कोई चीज खाना शुरू कर दी, उससे मेरा घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, तो 10 साल भी खाएगा तब भी ठीक नहीं होने वाला। ये एक ट्रू चीज है कि कोई भी बीमारी किसी भी 3 खाने की चीजों से, किसी भी 3 एक्सरसाइज से कभी भी ठीक नहीं होगी जब तक उसका रूट ऑफ कॉज एनालाइज नहीं हो, जब तक उसका ही स्पेशलाइजेशन डॉक्टर ना देखेगा, हाँ, उसको डायग्नोस नहीं करेगा, तब तक वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होगा, तब तक वो चीज ठीक नहीं होगी। तो किसी भी रील को देखकर कि मैंने फलानी रील देखी और 2 ये दवाई खा ली या ये फलाने का ये तेल लगा लिया, इससे मेरा घुटने का या मेरा गर्दन का ये टेम्परेरी तो हो जाएगा, कुछ एक दिन के लिए या 6 घंटे के लिए, पर परमानेंट नहीं होने वाला। और हो सकता है कि इनके अपने एक साइड इफेक्ट्स भी हो। जी, उल्टा बढ़ना। आपको अगर कोई 10 एक्सरसाइज बता रहा है, उस 10 लोगों को वो अगर वो उसको फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है कि 1-2 को उससे आराम मिल जाए, बाकी 8 को नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉडी हर किसी की अलग अलग है। वो एक्सरसाइज, स्पेसिफिक एक्सरसाइज क्या करनी है। अगर मेरे पास कोई कमर दर्द का पेशेंट आ रहा है तो अगर मैंने उसकी एक्सरे रिपोर्ट पढ़ी है, उसकी एमआरआई रिपोर्ट पढ़ी है, उसका पूरी हिस्ट्री जानी है, उसको समझा है, उसकी बॉडी के उसको समझा है, तब मैं उसको उसी के स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताऊंगा कि ये आपको ये करनी है। अब आपने उसको डिस्क बल्ज है, उसको पूरी फॉरवर्ड बेंडिंग करा के आसनास लगवा दी ऊट पटांग योगा के, उसने देख ले यूट्यूब पर, तो ऐसे काफी केस आते हैं जिनके केस बिगड़े हुए हैं। तो ऐसे रील्स देखकर ये तो सिर्फ अपने एक फॉलोअर्स बढ़ाने की स्ट्रेटेजी है कि फलाना 3 खा लो, ये लगा लो, तो ये सब चीजों पे नहीं आना चाहिए। गॉट इट। बिल्कुल साइंटिफिक और ऑथेंटिक चीज करनी चाहिए हर एक को। मेक सेंस सर, मेक सेंस। सर, हम लोग एज अ सोसाइटी ज्यादा इंजरी प्रोन हो रहे हैं या फिर थोड़ा बस अवेयरनेस बढ़ी है? इंजरीज जो है वो अगर बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ही ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर मैं देखा जाऊं तो इंजरीज का जो बेसिक रीजन होता है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करता है। आपकी बॉडी में आप क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितनी देर किस पोस्चर में रह रहे हो, और बॉडी का कितना यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी की मूवमेंट, आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन, डेली की एक्सरसाइज सब एकदम अपना ऑन टाइम चल रही है, हाँ, तो इस तरीके की इंजरीज नहीं होंगी। सिंपल। गॉट इट सर। और सर, ये आपका ओपिनियन क्या है सर, ये फोम रोलर्स और मसाज गन्स, ये मार्केट में ये भी प्रोडक्ट्स आते हैं, तो लाइक आर दे वर्थ इट? जी, अगर कोई साधारण दर्द के लिए किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को बाय कर रहा है जी, ये देख के कि उसने बताया ऐसा कि इससे कमर दर्द और ये ठीक हो जाएगा, हाँ, ये फिर से मैं वही वाली चीज बताना चाहूंगा कि एक अपनी स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग का एक जरिए है। जी, तो कोई भी बीमारी एक 1500-2000 की चीज, खरीदी हुई चीज से ठीक नहीं होती। वो एक टेम्परेरी रिलीफ के कारण लिए होता है। और मेरे हिसाब से अगर आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, या आपने किसी का देख के आप खुद घर पे खरीद लाए। कई लोग बोलते हैं मुझसे कि सर ये वाली गन जो आप करते हो ये तो हमारे पास भी है। तो बेसिकली जो कायरो में हम लोग गन यूज करते हैं वो अबव जाती है 50-30 के अप्रोक्स जाती है। और वो जो मार्केटिंग में आजकल जो मिल रही है वो 1000 अराउंड मिल रही है। वो बजट पर्पस लोगों के लिए भी ठीक भी है कि हर किसी के बजट के अकॉर्डिंग मार्केटिंग हो रही है। बट वो सेल्फ यूज करने की चीज नहीं है कहीं से कहीं तक। वो कहाँ करी जाती है उसका भी एक क्राइटेरिया होता है कि आपको उसको मसल्स पे ही करना है, मास एरिया पे करना है। तो कई लोगों का ये भी रहता है कि सर हमने कल करा था तो उससे दर्द बढ़ गया। तो बिना नॉलेज के ये सब चीजें खरीद के यूज करना वर्थलेस है। तो गॉट इट सर, हाँ, मेक सेंस, परफेक्ट मेक सेंस। बिना नॉलेज के आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो रिजल्ट इसके? हाँ सर, बेस्ट इन्वेस्टमेंट किसी के लिए भी क्या हो सकता है अगर किसी का बजट 3-4 thousand है अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके, इसी पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करें तो आपके साथ कोई चीज अगर बाय करनी है उसको? जी, एग्जैक्टली। मेरे हिसाब से कोई चीज बाय करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए जी। अगर कोई अपनी बेसिक सी चीजों में अगर बदलाव ला दे जी, कि अगर अपने सोने के तरीके पे और अपना 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अगर वो चल रहा है, जी, बेहतर न्यूट्रिशन खा रहा है, तो कोई भी चीज खरीद कर अपने पे उपयोग करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर ऐसा लगता भी है तो वो घर पर एक सिंपल सा एक आइस पैक आता है जी, अगर वो रीसेंट इंजरी है उसकी 3-4 दिन पहले की, तो उस पर आइस पैक कर ले। जी, और अगर ऐसा लगता है कि उसको 6-7 दिन हो गए हैं तो वो हॉट पैक भी यूज कर सकता है। हाँ तो सर, हाँ, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में सर आ रहा था कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से केसेस में सर आइस पैक यूज करना है, और
हीट पैक यूज करना है? डिफरेंस कहाँ है सर? डिफरेंस ये है कि आइस पैक का जो यूज होता है बेसिकली वो 48 टू 72 आवर्स के अराउंड हो जाना चाहिए आई थिंक। अच्छा। हाँ, मतलब अगर आपको किसी चीज की चोट लगी है, जी। आपको पैर में मोच चाहिए, हाँ। या आप गिर गए हैं, स्वेल्ड हो रहा है वो एरिया, हाँ, हाँ। तो वो क्लॉट ना हो और ट्रॉमेटिक ना हो, तो उसके लिए आइसिंग उसको डाइल्यूट करने के लिए काफी अच्छा रोल प्ले करती है कि जी। वो मसल्स को रिलैक्स कर देती है। जी। तो वो 72 आवर्स तक, हाँ। उसके बाद फिर आपको हॉट से स्टार्ट कर देना चाहिए। गॉट इट सर। इवन अगर सर 72 आवर्स के बाद भी स्वेलिंग है तो भी हीट पैक करना रहेगा? फिर अगर देखिए 72 आवर्स के बाद किसी भी जॉइंट में अगर सूजन बनी हुई है तो हाँ। इट मीन्स वो चीज ज्यादा दिक्कत दे रही है, तो पहले ही आप डॉक्टर को मिलिए। Got it, sir. Got it. Sir, what will be the 3 pieces of advice you give to someone for preventing back pain? बैक पेन के लिए अगर आपको हमेशा के लिए ठीक रखना है या फिर उससे निजात पाना है, तो बहुत एक अच्छा तरीका है कि आप रेगुलर अपने जो रूटीन है उसमें उसमें थोड़ा सा टाइम निकालें। आप बेसिक स्ट्रेचिंग्स जो होती हैं जी। वो स्टार्ट करें। सुबह वॉक करें 3 किलोमीटर अ डे। आप अपने शूज में जो चेंजेस हैं वो कर सकते हैं, उससे भी बैक में काफी आराम आएगा। न्यूट्रिशन में जो है प्रोटीन इंटेक को बढ़ाएं अपने वेट के अकॉर्डिंग, अपने या फिर डाइट कंसल्टेंट से कंसल्ट करें। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें, और आप प्री ट्रीटमेंट में फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। अगर आप रोज नहीं आपके पास समय, तो हफ्ते में एक बार बॉडी को अलाइनमेंट करा सकते हैं, हफ्ते में एक बार बॉडी को चेकअप करा सकते हैं। जी। उससे आपकी ये सारी चीजें मैनेज रहेंगी आपकी। गॉट इट सर, गॉट इट। और सर, क्या पॉइंट्स या पैरामीटर्स या मे बी फैक्टर्स देखने चाहिए किसी को चूज करने से पहले अपना फिजियोथेरेपिस्ट या कायरोप्रैक्टर? लाइक व्हाट शुड पीपल लुक आउट फॉर? पैरामीटर्स मैंने जैसे कि पहले भी बताया था आपको जी। कि डिपेंड करता है इंजरी उसको कैसे हुई है। अगर उसको स्पाइन से रिलेटेड इंजरी है, जी। अगर उसको स्पाइन में गर्दन में दर्द है, या उसका पोस्चर इम्बैलेंस्ड है, हाँ। या उसको बैकएक हो रहा है, जी। तो वो निसंकोच होकर कायरोप्रैक्टिक के पास जा सकता है, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट ले सकता है। और उस पर भी डिपेंड करता है कि वो एक सर्टिफाइड के पास ही जाए। और अगर आपको पता है कि आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंजरी है जो कि रिहैब में समय लेगी, तो ऐसे केसेस में आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं, क्योंकि उसका एक लंबा टाइम होता है, तो पूरा हाँ उसका, तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। गॉट इट सर, गॉट इट। एक मेरा सर इसमें फनी क्वेश्चन यही था, पर आपने बीच में एग्जाम्पल के थ्रू वो बता दिया था कि सबसे ज्यादा रिडिकुलस डॉक्टर गूगल की सेल्फ डायग्नोसिस करके कौन? तो वो अपनी मदर को जिनने हाँ YouTube ट्यूटोरियल। सर इट्स अनहर्ड ऑफ लाइक ये तो दिस इज द फनीएस्ट थिंग टू मी। तो YouTube देखो स्पाइन एडजस्टमेंट कर ली। जब मुझे मेरी टीम ने बताया, तब मैं यही सोच रहा था कि लोग ऐसे देख देख के और भी कितने एक्सपेरिमेंट खुद पर करते हो। हाँ हाँ हाँ, दिस इज वन थिंग। हाँ ये तो एक है। ये जो एक है, और और जितने लोग हैं जो करते भी होंगे और हमें पता नहीं है कि उन्होंने ये आज ये चीज देखी, नहीं तो आज बोले ये नुस्खा ट्राई करेंगे। हाँ हाँ। लोग डॉक्टरों के पास घबराते हैं जाने से, या फिर अपने ऊपर पैसा ही नहीं खर्च करना चाहते। हाँ सर, मे बी आई थिंक मैंने ये देखा है, ये बहुत मेंटेलिटी है। और स्पेशली अगर मैं अपने सिटी की बात करूं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस यहीं पे कर रहा हूँ ग्वालियर में, जी। तो मैं देखता हूँ कि हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कि वो जो पैसे हैं वो अपनी उन चीजों पर खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी हेल्थ को बिगाड़ रही है। एल्कोहल, अपनी लाइफस्टाइल, आपके होटल्स, पार्टीज, जी। उनमें एक्सपेंस आप कितना भी करवा लो। हाँ। जहां बात आ जाएगी हेल्थ की, अगर किसी फिजियोथेरेपिस्ट ने बोल दिया कि आपको 15 दिन रेगुलर आना है, तो उसके पहले ही दिमाग में आता है कि रोज के खर्चे के हिसाब से ये तो बहुत खर्चा हो जाएगा। जबकि कोई भी डॉक्टर डायग्नोसिस जब कराता है कमर दर्द का, तो सबसे पहले अगर वो MRI लिखेगा, तो MRI की ही कॉस्ट 6-7 हजार रुपए कमर की हो जाती है बहुत कॉमनली। जबकि वो एक सिर्फ डायग्नोसिस का एक तरीका है, बट वो ही पैसे जिसमें ट्रीटमेंट मिल रहा है वो करने में, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने में उसको दिक्कत होती है। तो लोगों को उसमें अवेयर होने की बहुत जरूरत है कि आपको अपने पे एक्सपेंस करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा अपनी बॉडी पर। ये बॉडी पर खर्चा करोगे तभी ठीक हो पाओगे। हाँ, इसका सर काफी शाइनिंग एग्जांपल आई थिंक काफी बड़े बास्केटबॉल प्लेयर हैं, लेब्रॉन जेम्स करके, शायद आपने नाम सुना हो, आई डोंट नो। तो सर आई थिंक अभी वो करेंटली सबसे ओल्डेस्ट एक्टिवली प्लेइंग बास्केटबॉल प्लेयर है अपनी एज, आई थिंक 40-41 के हैं, एंड स्टिल प्लेइंग एट द प्रोफेशनल लेवल। जी। तो एवरीवन आस्क्ड हिम, क्योंकि
सारे बड़े प्लेयर्स अराउंड 35 36 रिटायर हो जाते हैं, जी तो लाइक पीपल आस्किंग क्या हाउ आर यू स्टिल गोइंग, जी तो उनका सर एक ही था क्या, इन्वेस्टेड इन माई सेल्फ। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली जो आपने पॉइंट्स बोले कि हमने खुद पे फिजियोथेरेपिस्ट पे वो हर मैच के बाद करते थे। हाँ मैं ये हाँ एक जैसे इंडिया में जी। ये सब चीजों का कल्चर कम है। अब्रॉड में अगर जाएंगे तो वहाँ पे प्री रिहैब सेंटर्स हैं जहाँ पर आपको कोई बीमारी नहीं है, बट फिर भी आप हफ्ते में जाके अपनी बॉडी को चेकअप करा रहे हैं, गॉट इट। अलाइन करा रहे हैं, जी। एडजस्ट करा रहे हैं, हाँ फिजिकल थेरेपी ले रहे हैं हाँ। विदाउट एनी रीजन। आपकी बॉडी में कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा टेंशन है, स्ट्रेस है, उसकी वजह से भी जा रहे हैं, क्योंकि वो वहां तक बात पहुंचे ही नहीं अगर आप अर्लियर डायग्नोस करते हो। बट यहाँ पे ये मेंटली जो चला आ रहा है वो ये आ रहा है कि थोड़ा सा दर्द होता है तो पहले वो हरी वाली गोली ले लो, मेडिकल से गोली ले लो। तो सर लाइक ये डिफरेंस कहाँ आ रहा है, लाइक हमारे कल्चर में डिफरेंस आ रहा है, या फिर लाइक ये पॉइंट भी आ सकता है कि क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह भी लोगों के वहाँ कवरेज ज्यादा पैरामीटर्स हैं, मे बी शायद दैट्स द रीजन दे आर कंपेल्ड टू। हॉस्पिटल अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर इंश्योरेंस बहुत मैंडेटरी रहता है जी, वहाँ तो पर सर मे बी क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट इज कवर्ड अंडर इंश्योरेंस तो शायद दे आर विलिंग। इंडिया में दिस इज नॉट द सीन। पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस जी लोगों को हाँ मेरे को मैं नहीं समझता हूँ कि कितने परसेंट ऑफ लोग कराते होंगे, जी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ कराना भी चाहिए कि अगर आपको अपनी बॉडी पर एकदम से अगर आप पैसा नहीं खर्च कर सकते तो। जी और काफी सारी हेल्थ जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो फिजियोथेरेपी के वो उसमें करती हैं, कवर अप करती हैं। जी तो ऐसे में मेरे हिसाब से कराना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 90% जितनी भी बीमारियां हैं, या 80% मानो, जी जितनी भी पोस्ट और प्री रिहैब में आती हैं, उसमें फिजियोथेरेपी जितने आर्टिकल्स आजकल पूरे जो आ रहे हैं, मैं उसके बेस की बात बता रहा हूँ, जी उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का इतना बड़ा रोल है कि कोई भी, जैसे किसी को स्ट्रोक हो गया हॉस्पिटल के बाद, उसमें फिजियोथेरेपी मैंडेटरी है। किसी का घुटना में दिक्कत है, उसमें फिजियोथेरेपी, घुटना चेंज हुआ है तो फिजियोथेरेपी, किसी का पलस्तर बंधा है 1 महीने उसके बाद फिजियोथेरेपी। हर चीज में फिजियोथेरेपी का तो रोल होना ही होना है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि वो बात पहुंचे नहीं, और पहले ही अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके कंसल्ट कर दिया जाए जी तो आपको इतना भटकना नहीं पड़ेगा। और जितने भी सेलेब्स रहते हैं, मैं समझता हूँ जितने भी एथलीट्स हैं, जी सबके साथ पर्सनल फिजियोज हैं, सारी जितनी भी टीम्स हैं उनके पर्सनल फिजियोज हैं। वो इतने जल्दी रिकवर कैसे होते हैं? अगर ग्राउंड पर कोई, आपने देखा होगा भी मैचेस के दौरान कई लोगों को स्प्रेन होता है, किसी लोगों को इंजरी होती है, तो वो मेडिसिन खा के 1 घंटे तक का वेट थोड़ा कर सकता है, और एथलीट इस मेडिसिन खाएगा ही नहीं। बहुत रेयर केसेस में जब कोई सीवियर इंजरीज हो जाएंगी तब अगर मे बी डॉक्टर लिखे तो, बट ज्यादातर वो ये यूज करते हैं कि विदाउट एनी मेडिसिन ही काम मेरा बन जाए। तो ऐसे में फिजियो इंस्टेंट रिलीफ देते हैं उनको, ताकि वो वापस से जाके खेल सकें। तो इतने ज्यादा अवेयरनेस उन लोगों में बहुत है, बट कॉमन जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों में भी अवेयरनेस कम है इस चीज को लेके। गॉट इट सर। सर एक रैंडम क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है, लाइक जैसे हर कंट्री कोई ना कोई मे बी मेडिकल अपने पावर हाउस की तरह जानी जाती है जी सर। फिर लाइक क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में मैंने काफी बार देखा है कि काफी क्रिकेटर्स आफ्टर इंजरी या कुछ मे बी पोलैंड हो गया या कहीं जाते हैं, तो ये पोलैंड इज अ पावर हाउस फॉर दिस, या लाइक इज जस्ट रैंडम उनका टाइप्स है मे बी एसोसिएशन के? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं या फिर मेडिकल साइंस की बात करूं, जी तो इंडिया काफी अच्छे लेवल पर ग्रो अप कर रहा है। और मैं समझता हूं कि इनफैक्ट बाहर की कंट्री से भी लोग इंडिया आके ट्रीटमेंट्स कराते हैं। हाँ डेफिनेटली। और मेडिकल साइंस को लेके देखा जाए तो बहुत डेवलप हो रहा है। ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है जो आप पर्टिकुलर उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ जाए। बहुत ही रेयर उसमें होगा तो होगा, बट मैं समझता हूँ अगर मैं अपने अगर फील्ड की बात करूँ, तो फिजियोथेरेपी और जितने भी हमारे मैनुअल्स चल रहे हैं इस समय वो टॉप चल रहे हैं। उसमें कोई हमें कहीं किसी बाहर कंट्री में जाने की जरूरत ही नहीं है उसके लिए। गॉट इट सर। एंड सर व्हाट्स द वन थिंग यू विश के सबको अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में ध्यान देना चाहिए या पता ही होनी चाहिए कि लाइक ये तो करो ही टाइप से? बॉडी आपको खुद ही बता देती है। मैं समझता हूँ कि काफी लोग अपने जैसे बॉडी, किसी का अगर वजन बढ़ रहा है, मोटापा है, अगर वो वजन घटाना चाहता है, तो ऐसे में वो वही चीज कर रहा है जो 100 लोग कर रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। बॉडी आपको डाइट के बारे में भी खुद बता देती है। कई लोग कहते हैं कि ये खाओ, कई लोग कहते हैं ये खाओ, फिर वही वाली बात आ जाती है कि वो 10 लोग होंगे जिन पे 2 लोगों को वो फूड सूट करेगा, 8 लोगों को वो फूड सूट नहीं करेगा। हो सकता है कि किसी को चाय पीने से एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, 90% लोगों को होती है, लेकिन 10% ऐसे भी होंगे जिनको दिक्कत नहीं हो रही, वो दिन भर में 25-25 कप पी रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। कई ऐसे लोग हैं
जो पिछले 30 साल से 40 साल से, मैं इस चीज को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ बट मैं एक जर्नल वे में बता रहा हूँ हाँ कि जो 30-40 साल से अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं जी बट अभी तक उनको ऐसा कोई उनके फिजिकल लेवल पर कोई उनको ऐसा दिक्कत नहीं दिख रही। हाँ ट्रू है और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कभी कंज्यूम करी ही नहीं है हाँ और उनको हाँ दिक्कतें हो रही हैं, सही है भी हैं। हाँ तो बॉडी टाइप पर वेरी करता है कि हाँ। आपकी बॉडी को ये खाना सूट करेगा हाँ या नहीं। अगर मैं ये खाना खा रहा हूँ उसके बाद मेरे को लग रहा है खाना खाने के तुरंत बाद जी कि ये मुझे एनर्जी नहीं दे रहा है, मुझे आलस दे रहा है या फिर ये ब्लोटेड फील करा रहा है, ये खाने के बाद मुझे पेट में गैस बन रही है, हाँ उसको आप एलिमिनेट करें, उसको आप हटाएं और वो चीज एड ऑन करें जो खाने के बाद आपको एनर्जी फील कराए। जो आपको खाने के बाद ऐसा ना हो खाना खा रहे हैं उसके बाद आप नींद में हैं। जी कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं खाना खाने के बाद नींद आती है, हाँ वो गलत कह रहे हैं। वो उस बॉडी अंदर जाकर खाना बता रहा है कि वो आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहा है, कार्ब प्रोवाइड कर रहा है, फैट प्रोवाइड कर रहा है, कि बॉडी में प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है। जी तो ये आपको खुद को ही सिलेक्ट करना पड़ता है कहीं ना कहीं कि आपको क्या क्या चीजें एड ऑन करनी है, क्या क्या चीजें एलिमिनेट करनी है बॉडी के अकॉर्डिंग। जी गॉट इट सर गॉट इट। सर आपको क्या लगता है वेयर इज द फ्यूचर ऑफ फिजिकल लाइक अपना फिजियोथेरेपी एंड कायरोप्रैक्टर को? हाँ आगे यही समय है और मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से लाइफस्टाइल है तो हर किसी को हर घर में जी पेशेंट्स तो हैं। हाँ हर 10 में से 9 लोगों को कमर गर्दन या बॉडी में किसी पार्ट में दर्द तो है ही है। जी तो ऐसे में कायरोप्रैक्टर हो या फिजिकल थेरेपिस्ट हो या जितने भी मैनुअल जो हैं इनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई इसमें जितना, क्योंकि जैसे फिजिकल थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, बहुत मैंने बताया वाइड ब्रांच है। इसमें भी हम लोग अभी भी हम लोग काफी सारी चीजों में फेलोशिप, काफी सारी चीजों में अटेंड करते रहते हैं अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि फिजियोथेरेपी सिर्फ काफी मैं समझता हूँ कि ऐसे भी डॉक्टर्स हैं कि जो स्पेसिफिक में उनके स्पेशलाइजेशन पे नहीं जाऊंगा ना नाम बताऊंगा जी कि जो दवाई के संग बता देते हैं कि 3 एक्सरसाइज ऐसे करो, 3 एक्सरसाइज ऐसे करो, ये कर लेना घर पर। हाँ मुझे समझ में ही नहीं आता किस तरीके के डॉक्टर हैं और किसने बनाया उन्हें डॉक्टर, क्योंकि अगर ये काम वही कर देंगे जी कि किसी भी मेडिसिन डॉक्टर को फिजिकल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट के रोल के बारे में पता नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में पता नहीं होता। हाँ हम लोगों का असेसमेंट करने का ही तरीका बहुत अलग होता है। हम पेशेंट को बैठा के 2 मिनट में भगा नहीं सकते। पेशेंट को असेसमेंट करके उनके रूट ऑफ कॉज पे जाके ही हम उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये बिल्कुल एक मेहनत का काम है जी। ये तो इसमें किसी भी डॉक्टर के द्वारा ये बताना है कि 2 एक्सरसाइज ऐसे कर लो, 2 एक्सरसाइज वैसे कर लो, तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। कोई भी अगर आप अच्छे हॉस्पिटल जाएंगे, कोई भी एक बड़ा डॉक्टर होगा, चाहे वो आप कहीं पे भी बाहर जाएंगे, तो स्पेसिफिक वो लिख के देते हैं अपने पर्चे पर, प्रेस्क्रिप्शन पर, कि आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। और किसी डॉक्टर की मैं समझता हूँ कि वैलिडिटी की जरूरत नहीं है कि वो आपको प्रिस्क्राइब करे तभी आप कराएं। अगर आपको बॉडी में, आपके जॉइंट्स के लेवल पर, आपको मसल्स के लेवल पर, पोस्चर के लेवल पर कहीं पर भी पेन हो रहा है, आप सेल्फ जाएं, अगर आपको मेडिकेशंस पे नहीं रहना तो। गॉट इट सर गॉट इट। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि व्हाट्स द बेस्ट वे सर लिसनर्स आपसे कनेक्ट कर सकते हैं या आपको रीच आउट कर सकते हैं, कौन से चैनल्स पे आप अवेलेबल हैं? देखिए मैं बेसिकली वैसे तो हम लोगों ने बहुत हम लोग कोशिश करते थे कि अभी भी इनफैक्ट यही होता है कि मैं काफ़ी सारी जो हमारे रील्स हैं, हमारे वीडियोस हैं, हम लोग अपलोड करते हैं, तो बहुत रेयर ही कर पाते हैं, क्योंकि पेशेंट को ठीक करने के लिए अगर मैं वीडियो बनाने लगा तो उसको हम लोग साइकोलॉजिकली लेवल पर, मेंटली लेवल पर बहुत सारी एक बातें होती हैं हमारी, आपस में मजाक भी होता है, मस्ती भी होती है मरीजों के संग जी। तो काफ़ी सारा उसमें एक्सरसाइज का भी पार्ट होता है, उसमें समझाने का भी पार्ट होता है, न्यूट्रिशन का भी पार्ट होता है, उसमें मोडालिटीज भी वर्क करती हैं, मैनुअल थेरेपी भी वर्क करती हैं। हम सबका तो वीडियो सम अप नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो हम लोग एक बेसिक इन्फो का हम लोग अगर कर रहे हैं तो हम लोग इंस्टाग्राम पे हैं। इंस्टाग्राम पे जो मेरा नाम है डॉक्टर राहुल कुर्सीजा, अगर आप वो टाइप करेंगे तो इंस्टाग्राम पे आपको आईडी मिलेगी उसकी, डॉक्टर राहुल कुर्सीजा कायरोप्रैक्टर फिजियोथेरेपिस्ट जो, और आपको यूट्यूब पर हमारा एक चैनल मिल जाएगा डॉक्टर राहुल कुर्सीजा के नाम से। आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमारे बारे में, तो आप उससे हमें सुन सकते हैं, देख सकते हैं इंस्टा पे, और हमारे बारे में समझ सकते हैं कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं और किस किस बीमारियों के लिए काम कर रहे हैं। गॉट इट सर। सर की सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो सर को आप लोग रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच sir for doing this. Thank you for taking that. Thank you. Hey guys, hope you liked this episode. It was a pleasure and a ball having to get the chance to have a conversation with sir, and I hope you guys also liked it.
So stay tuned. If you are new here, welcome to the channel and like and follow. Just subscribe and share it with your friends and family if you like the video, and if it's helpful for them, because it had a lot of information. And yeah, I'll see you guys in the next episode. Till then, take care and good night.